मैनेजमेंट फंक्शन में जो थर्ड फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि एज अ मैनेजर आपने क्या कंट्रोल करना है या किस चीज की कंट्रोलिंग होती है। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन इन विच मैनेजर्स एस्टेब्लिश एंड कम्युनिकेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर पीपल प्रोसेस एंड डिवाइसेस। सबसे मेजर चीज क्या है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड की बात है कि आप कोई भी काम करें उसका एक स्टैंडर्ड होगा, एक स्टैंडर्ड होगा तो फिर आप उसके मुताबिक बेहतरीन काम कर सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, इवेलुएटिंग एंड रेगुलेटिंग रिसोर्सेज। आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज होते हैं, वसाइल होते हैं, मैं पहले कह चुका हूं, रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, यानी जो लोग हैं आपके पास, जो आपका एम्प्लॉय है। इसके अलावा फाइनेंशियल भी रिसोर्स होता है, जितना आपके पास पैसा है। इसके अलावा मटेरियल या इक्विपमेंट, ये भी आपका रिसोर्स है। ठीक है, मटेरियल्स जो होते हैं ये सारे रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज को असाइन करना, इवेलुएट करना और रेगुलेट करना कि किस काम के लिए कितना रिसोर्स चाहिए, कितना पैसा लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कितना इक्विपमेंट लगेगा, इन तमाम चीजों को कंट्रोल में रखना। ठीक है, टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि आप वही सेम चीज कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें। उस गोल को अचीव करने में कितने लोग लगेंगे, कितना पैसा लगेगा और कितना मटेरियल लगेगा। ठीक है, does well, it ensures that overall direction of the individual and groups are consistent with short and long range plans। चाहे आपके शॉर्ट टर्म के प्लान्स हो या लॉन्ग टर्म के प्लान्स हो, शॉर्ट टर्म में अलग रिसोर्स लगेगा, लॉन्ग टर्म में अलग रिसोर्स लगेगा। तो आपने क्या करना है? तमाम रिसोर्सेस को क्या करना है? कंट्रोल में रखना है, खुद अपने कंट्रोल में। और कंट्रोल का मतलब क्या है? असाइन, इवेलुएट एंड रेगुलेट। कम कर दो, ज्यादा कर दो, कितना रिसोर्स लगा, क्या ठीक लगा या खराब हो गया, असाइन, कितना रिसोर्स आपने दिया, इन तमाम चीजों को कंट्रोल में रखना ताकि कोई चीज वेस्ट ना हो और किसी चीज की कमी भी ना आए। It helps to ensure that objectives and accomplishments are consistent with one another throughout an organization। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव्स आपके रिसोर्सेज से कंप्लीट हो जाएं। What is the purpose of controlling? कंट्रोलिंग क्यों करते हो? To make the plans effective। क्या मतलब? इफेक्टिव का वर्ड यूज हुआ है, मैं पहले बता चुका हूं। मैनेजमेंट में जब यूज होता है वर्ड इफेक्टिव, इसका मतलब रिजल्ट से है। किस तरह का रिजल्ट? मैक्सिमम रिजल्ट। मैक्सिमम रिजल्ट अचीव करना मतलब इफेक्टिव रिजल्ट अचीव करना। फिर है कंट्रोल मेक श्योर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर कंसिस्टेंट, कि जितनी एक्टिविटीज है वो कंसिस्टेंट हो, कंटिन्यूस हो, बीच में कोई ब्रेक ना आए। ठीक है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हेल्प एंश्योर एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड। जितना भी काम है, जितनी भी एक्टिविटी है, रूल्स के और पॉलिसीज के मुताबिक होना चाहिए। कंट्रोल मेक द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव, जैसे इफेक्टिव की बात होगी, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रहेगी। ऑर्गेनाइजेशंस नीड कंट्रोल इन प्लेस इफ दे वांट टू अचीव अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है तो फिर उन गोल्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उसे कंट्रोल में रखने पड़ेंगे अपने रिसोर्सेज। इसके अलावा कंट्रोल मेक द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट। एक वर्ड होता है इफेक्टिव और इसके साथ साथ वर्ड होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल। रिसोर्सेज क्या हो? मिनिमम होने चाहिए। कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट अचीव करना। ठीक है, रिसोर्सेज कम से कम लगाओ और रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा दो। अगर एक काम 5 लोग कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट के लिए 5 लोग रिक्वायर्ड हैं, तो 5 लोगों में ही करो। 7 लोग या 8 लोग मत लगाओ उस पर। ह्यूमन आपका रिसोर्स है, 5 लोगों को में बेहतरीन रिजल्ट आता है तो 5 ही लोग होने चाहिए। छठा आदमी ना लगाओ, क्योंकि छठे आदमी को काम पे लगाओगे तो उसको पैसा भी देना पड़ेगा, उसको
मटेरियल भी देना पड़ेगा, लिहाजा आपके रिसोर्सेज का वेस्ट होगा। एफिशिएंट क्या होता है? एफिशिएंट का मतलब मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल और इफेक्टिव मैक्सिमम रिजल्ट देना। तो इसलिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को। नाउ कंट्रोल से दो बड़े फायदे होते हैं। एक तो इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द प्रोजेक्ट स्टेटस। क्या पहला फायदा है? फीडबैक का, कि आपको फीडबैक मिलता है। मैं समझाता हूं कि कैसे फीडबैक मिलता है। और दूसरा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग आपको पहले ही पता है कि एज अ मैनेजर हो, एज अ नर्सिंग मैनेजर हो, तो आपको डिसीजन मेकिंग में फायदा होता है। फीडबैक क्या है? नॉट ओनली डू दे मेजर प्रोग्रेस, कंट्रोल से क्या फायदा होता है? एक तो प्रोग्रेस का पता चलता है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। कंट्रोल आल्सो प्रोवाइड फीडबैक टू पार्टिसिपेंट एज वेल। जब आप फीडबैक लेते हो ना, जब आपने 5 नर्सिस को किसी एक प्रोजेक्ट पे लगाया हुआ है और आप उनको कंट्रोल में रखते हो, मॉनिटर करते हो रिसोर्सेज को, तो वो नर्सिस आपको फीडबैक देते हैं, अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं। इससे क्या होता है? नर्सिस का बिहेवियर करेक्ट होता है, कि वो बिहेवियर उनका सही रहेगा, उनको पता होगा कि हम पे कंट्रोल रखा जा रहा है, तो वो प्रोसेस को, काम को बेहतरीन करेंगे, किसी चीज को जाया नहीं करेंगे। फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कंट्रोल इज टू हेल्प मैनेजर्स मेक बेटर डिसीजंस। जब कंट्रोल में रहोगा तो आप डिसीजंस को बेहतरीन तरीके से ले पाएंगे, आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। कंट्रोल मेक द मैनेजर्स अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम हो गई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो कंट्रोल के दो बड़े बड़े फायदे, फीडबैक और डिसीजन मेकिंग। अब ये जो कंट्रोल प्रोसेस है ना, कंट्रोल प्रोसेस, इसके 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स के अंदर होता है कंट्रोल प्रोसेस। वो कौन से 4 स्टेप्स हैं? स्टेप नंबर 1, एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स। आपने फर्ज कीजिए कोई भी एक प्रोजेक्ट आया है, आपके हॉस्पिटल में एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। फर्ज कीजिए वो प्रोजेक्ट है नर्सिंग एजुकेशन के लिहाज से, ठीक है, नर्सिंग ट्रेनिंग, सॉरी एजुकेशन नहीं, नर्सिंग ट्रेनिंग के लिहाज से एक प्रोजेक्ट है कि नर्सिस को ट्रेन करना है। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करते हो कि बेहतरीन स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग की जाए, सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग। दूसरी चीज क्या एस्टेब्लिश करोगे आप? दैट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आपके नर्सिस की परफॉर्मेंस है क्या, ठीक है, मौजूदा परफॉर्मेंस क्या है उनकी। स्टैंडर्ड्स का तो पता चल गया कि बेहतरीन स्टैंडर्ड क्या है। फिर अपने नर्सिस की परफॉर्मेंस देखते हो। तीसरी चीज होती है कि अब आप क्या करो, परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड को कंपेयर करो कि आपकी नर्सिस की क्या परफॉर्मेंस है और स्टैंडर्ड क्या कहता है कि बेहतरीन क्या होना चाहिए। क्या आपके नर्सिस की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बराबर है, या स्टैंडर्ड से कम है, या स्टैंडर्ड से ज्यादा है। इस तरह से कंपैरिजन करते हो। और चौथी चीज होती है करेक्टिव एक्शंस, कि अगर तो कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप करेक्टिव एक्शंस लो, इस तरह का डिसीजन लो, वो काम करो कि एक्शंस करेक्ट हो जाएं, कि यानी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दैट इज करेक्टिव एक्शन। सबसे पहले क्या होती है स्टेप? स्टैंडर्ड, एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड्स टू मेजर परफॉर्मेंस। वो तमाम स्टैंडर्ड्स बना लो कि आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सको। इसमें क्या आते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आपके हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जो ऑपरेशनल टर्म्स हैं, डे टू डे की जो एक्टिविटी है, हर एक डिपार्टमेंट में कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, तो हर डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी किस लेवल पे की जा रही है। एक होता है आउटपुट स्टैंडर्ड, एक होता है इनपुट स्टैंडर्ड। इनपुट क्या होते हैं? मेजर द वर्क एफर्ट्स। हर डिपार्टमेंट में जो नर्सिस होते हैं ना, नर्सिस, उनकी क्या एफर्ट्स हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, कितनी मेहनत से और काबिलियत से नर्स काम करता है, वो उसका इनपुट है। एक नर्स जितनी मेहनत से काम करेगा उसका इनपुट है वो, और उसकी मेहनत से जो रिजल्ट आएगा, जो परफॉर्मेंस होगी, जो हेल्थ सर्विस जनरेट होगी, वो उसका आउटपुट है। तो क्या होता है आउटपुट? क्वांटिटी, कितने लोगों को उसने सर्विस दी, क्वालिटी, कितनी बेहतरीन सर्विस दी, कॉस्ट, कितने कम खर्चा आया, और टाइम, कितना कम टाइम लगा और कितनी बेहतरीन उसकी ट्रेनिंग हुई है, दैट इज स्टैंडर्ड।
फिर आती है एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस? ये आप प्रोफार्मा बनाते हो। हर एक डिपार्टमेंट का जो नर्सिंग मैनेजर होता है प्रोफार्मा बनाता है, उसके डिपार्टमेंट में जो नर्सेस काम करती हैं उनकी परफॉर्मेंस को नोट करता है कि किस नर्स ने कितना बेहतरीन काम किया है, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं, कहाँ कहाँ उसकी ट्रेनिंग लैग कर रही है, इसकी परफॉर्मेंस मैयर होती है। फिर परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड को कंपेयर करता है। एक तरफ नर्स की परफॉर्मेंस रखता है, एक तरफ स्टैंडर्ड्स रखता है और आपस में कंपैरिजन करता है कि क्या इसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बराबर है, क्या इसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज्यादा अच्छी है या स्टैंडर्ड से कम है। इस तरह क्या करता है? कंपैरिजन करता है, वेरिएंस चेक करता है, कितना फर्क आ रहा है स्टैंडर्ड में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कितना फर्क आ रहा है। और उसके बाद होता है करेक्टिव एक्शन कि अगर परफॉर्मेंस में कहीं पे लैग आ रहा है, कहीं पे लिमिटेशंस आ रही है, कमी आ रही है, तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, अगर तो कहीं पे ट्रेनिंग नेसेसरी है, किस तरह से वो अप्लाई की जाए। इन द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी सेंटर्ड इन्वायरमेंट, अगर एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट है जहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रही हैं, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वर्कर्स एंड मैनेजर्स आर ऑफन एम्पावर्ड टू एवेलुएट देयर ओन वर्क। सबसे पहले मैनेजर्स और वर्कर्स खुद अपनी जजमेंट करें कि वो कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, कहाँ पे वो लैग करते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप देखते हो कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो डेविएट कर रही है स्टैंडर्ड से, एक स्टैंडर्ड सेट है और नर्स की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से डेविएट कर रही है, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो किस तरह से एक्शन लिया जाए कि उसकी परफॉर्मेंस को करेक्ट किया जाए, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। बात समझ आ गई? उसकी बात है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक हॉस्पिटल में किस तरह का कंट्रोल सिस्टम रखा गया है, ठीक है, उसमें किस तरह के लोगों के पे कंट्रोल रखा जाता है। सबसे पहले मैनेजमेंट प्रोसेस, आपने कैसे प्रोसेस रखा है, स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के या आपके डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद पॉलिसी एंड प्रोसीजर, किस तरह के रूल्स आपने रखे हैं। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, क्या आपके जो पर्सोनेल है, आपके जो नर्सिस हैं, ट्रेंड हैं कि नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, इवेलुएट करो कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो बेहतरीन काम करता है कि नहीं करता है। जॉब डिजाइन, वर्क स्ट्रक्चर, उसका जॉब डिसिप्लिन, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा है, कैसा है, इसको एवेलुएट करें। फिर परफॉर्मेंस मॉडलिंग, नॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, क्या फ्रेंडली इन्वायरमेंट है या कंपिटिटिव इन्वायरमेंट रखा हुआ है, उसके मुताबिक आप एक सिस्टम बना पाओगे। कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, अगर कोई नर्स बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्या फायदा है, ठीक है। जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अट्रैक्ट करो, उनको अपने साथ रखो, उनको तरक्की दो, मोटिवेट करो ताकि वो मैक्सिमम एफर्ट्स लगा सकें। जहां पे एक नर्स बेहतरीन काम कर रहा है उसको वैल्यू करो, उसकी परफॉर्मेंस को अहमियत दो, ठीक है। एम्प्लॉय डिसिप्लिन, एम्प्लॉयज के अंदर एक नज्म ज़ब्त कायम करो, एक डिसिप्लिन कायम करो, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करो और रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंट मतलब उन पे तनकीद करो। अगर कहीं पे वो काम गलत कर रहे हैं तो उनको क्रिटिसाइज भी करना है। क्रिटिसिज्म, रेप्रीमेंड में उनको क्रिटिसाइज करो और ऐसे क्रिटिसाइज करो कि उनमें बेहतरी आए, उनका बिहेवियर अच्छा हो जाए, उनमें एक प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन लाओ, ठीक है। पॉजिटिव डिसिप्लिन होगा तो वो लोगों को इंप्रूव करता है पॉजिटिवली और आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, अच्छे फैसले ले पाओगे ताकि लोगों के बिहेवियर को इंप्रूव किया जा सके। जो आप एक कंट्रोल सिस्टम बनाओगे ना अपने डिपार्टमेंट में, तो उनमें क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, कहाँ पे तनकीद होती है उस पे तनकीद करो और उसको करेक्ट करो। इंटीग्रेशन एंड एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस बनाओ कि सारे लोग उसमें इंटीग्रेट हो जाएं, एक साथ मिल जाएं। अपने एम्प्लॉयज, ऐसा प्रोसेस बनाओ कि आपके एम्प्लॉय एक्सेप्ट करें, आपकी पॉलिसी को एक्सेप्ट करें और वो तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल करो जिसकी नीड है। और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि वो चले भी सही, जितना उसको पैसों की ज़रूरत है, इकोनॉमिक ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है,
वो पूरी हो सके, और एक्यूरेसी, बेहतरीन रिजल्ट्स दे, करेक्ट रिजल्ट दे, कंप्रीहेंसिबिलिटी, और ऐसा सिस्टम बनाओ कि कंप्रीहेंसिव हो, तमाम प्रॉब्लम्स को कवर करे, तमाम फैक्टर्स को कवर करे। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम में कुछ चीजें आती हैं, कुछ टाइप्स आते हैं, कभी कभी कंट्रोल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है। आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो? आपके पास मुख्तलिफ तरह के जो है अप्रोच हो सकती है। एक होती है फीड फॉरवर्ड, एक होती है फीडबैक, और एक होती है कंकरेंट। फीड फॉरवर्ड का मतलब होता है आप प्रोएक्टिव हो, ठीक है, प्रोएक्टिव, पहले से ही आपने वो तमाम मेजर लिए हुए, राइट डायरेक्शंस हैं, राइट रिसोर्सेज हैं, पहले से ही आपने सारे डायरेक्शंस डिसाइड किए हुए हैं, तमाम रिसोर्सेज पहले से एलोकेटेड हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आई तो पहले से ही आपने डायरेक्शंस और रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं कि प्रॉब्लम आई तो पहले से आप तैयार हो। एक होती है फीडबैक, ठीक है, वो होती है रिएक्टिव, ठीक है, फीडबैक होती है रिएक्टिव, कि अगर तो कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम के लिए क्या करोगे, बाद में एंड पे देखा जाएगा कि एंड पे आप उसके लिए क्या रिसोर्सेज एलोकेट करोगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ताकि आपका बेहतरीन रिजल्ट आ जाए। सॉल्व प्रॉब्लम्स आफ्टर देकर, प्रॉब्लम अगर आ गई तो देखेंगे। और एक होता है कंकरेंट, कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई उसी टाइम आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जैसे जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है फौरी तौर पे सॉल्व करते जा रहे हो। तो प्रीलिमिनरी क्या होता है, फीड फॉरवर्ड, कि प्रॉब्लम आए ना आए पहले से आप प्रोएक्टिव हो, पहले से आपने थोड़े से रिसोर्सेज और थोड़े से डायरेक्शन पहले से रखे हैं कि अगर प्रॉब्लम आ गई तो ये रिसोर्स लगेगा। फीडबैक के प्रॉब्लम आई तो बाद में रिसोर्स लगा लेंगे। और कंकरेंट, कंकरेंट क्या होता है, उसी वक्त जैसे जैसे प्रॉब्लम आए वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ, दैट इज द कंकरेंट अप्रोच। टाइप्स ऑफ कंट्रोल में कुछ और चीजें आती हैं, एक होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, एक होते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल। देखिए इंटरनल कंट्रोल क्या है, कि आपके पास जो एम्प्लॉई काम कर रहा है, एम्प्लॉई, आप क्योंकि नर्स हैं तो आपके पास जितने भी चार्ज नर्सिस हैं, ठीक है, आपके अंडर जितने भी नर्सिस काम कर रहे हैं, वो खुद से इंटरनल एवेल्युएशन करें, अपना बिहेवियर खुद से देखें, ठीक है, अपने आप को खुद से कंट्रोल में रखें और खुद आपको बेहतरीन रिजल्ट दें। जबकि एक होता है एक्सटर्नल कंट्रोल। एक्सटर्नल कंट्रोल जैसे कि नर्सिंग सुपरवाइजर्स होते हैं। अब नर्सिंग सुपरवाइजर्स क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं चार्ज नर्सिस को, कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते हैं और कॉन्स्टेंटली इन लोगों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल क्या है, अलाउ द मोटिवेटेड इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल इन फुलफिलिंग जॉब एक्सपेक्टेशन। इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, किसी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, ये लोग खुद से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं, खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हैं, काबिल लोग हैं, इनको किसी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती, इनका पोटेंशियल है सेल्फ कंट्रोल का, ठीक है, खुद से काम करने वाले लोग हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल उन पे किया जाता है जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, जो कामचोर होते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ता है, उनके लिए सुपरविजन करनी पड़ती है, एक्सटर्नली उनको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। इनके कॉम्पनसेशन और बेनिफिट सिस्टम होता है कि काम करोगे तो ये फायदे, काम नहीं करोगे तो ये नुकसान है। उनका एम्प्लॉय डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, उनको मॉनिटर करना पड़ता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उनको ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स है, इनको पूरा करो। इस तरह से एक्सटर्नल कंट्रोल भी किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट फंक्शन में डायरेक्शंस या डायरेक्टिंग क्या चीज होती है।